नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल जहाँ हमने अपना टॉपिक ख़त्म किया था, हमने नाटकों का, हिंदी नाटक के उद्गम का जो स्रोत था उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम हिंदी नाट्य की विकास यात्रा का जो विकास यात्रा है उसको एक औपचारिक रूप से हम उसे रेखाबद्ध करते हैं। अगर हम समग्र हिंदी साहित्य के नाटकों की विकास यात्रा का क्रम देखें तो वो इस प्रकार से ठहरता है। चूंकि हिंदी नाटकों में प्रसाद का स्थान एक युग पुरुष के रूप में है, ही इज ए माइलस्टोन इन हिंदी ड्रामा। तो उनके इस योगदान को देखते हुए हिंदी नाटकों का जो विकास क्रम है वो उनको आधार में लेकर किया जाता है। इसीलिए हमने प्रसाद को आधार में रखकर प्रसाद से पूर्व के नाटक, प्रसादकालीन नाटक और प्रसाद के बाद के नाटक, इस क्रम में इसका विभाजन कर दिया। तो आइए हम एक एक को देखते हैं इनको। तो सबसे पहले प्रसाद पूर्व नाटक, यानी हिंदी नाटकों के इतिहास में प्रसाद के आने से पहले स्थिति क्या थी, उनकी विषय वस्तु क्या होती थी, उनका परिप्रेक्ष्य क्या होता था, कितने व्यापक होते थे, रंगमंचीय रुझान उनके कैसे होते थे और आलोचकों की दृष्टि में उनका क्या मूल्य था, ये इस दृष्टिकोण में हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रसाद से पहले के नाटक, अब यह हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हिंदी नाटकों की शुरुआत 1850 के बाद ही हुई। तो प्रसाद के पहले के नाटकों को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो भारतेंदु युग और एक द्विवेदी युग, जो कि समग्र इसकी समय सीमा मानी हुई है 1850 से 1900 भारतेंदु युग की। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ भारतेंदु युग के ऊपर चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के अगर हम युग पुरुष के रूप में अगर किसी को विभूषित करें तो वो एक ही नाम निकलकर सामने आएगा और वो आएगा भारतेंदु जी का। अपने आप में एक विराट पुरुष, एक लेखक, नाटककार, कहानीकार, रंगमंच के अभिनेता, कवि, यानी परिमित मेधा के धनी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। अगर हम नाटकीय दृष्टिकोण से देखें, नाटक के दृष्टिकोण से देखें तो भारतेंदु आधुनिक नाटक के युग पुरुष कहे जाएंगे। हिंदी नाटकों का जो प्रस्थान बिंदु है वो इन्हीं से शुरू होता है। रामचंद्र शुक्ल ने भले ही विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन को पहला नाटक घोषित कर दिया, लेकिन बहुत से आलोचक उनसे सहमत भी नहीं है। उन्होंने भारतेंदु के पिता श्री गोपाल दास जी का नहुष नाटक जो था उसको प्रथम नाटक स्वीकार किया है। तो हम बात करें भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग के जो नाटक थे उनकी क्या खास बात होती थी कि ये जो नाटक थे ये हमारी पूर्व परंपरा और आधुनिकता के बीच के दृष्टिकोण को लेकर चलते थे। अर्थात कुछ नाटक हमारी पूर्व परंपरा, पूर्व भारतीय दर्शन, अर्थात हमारा जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसको साथ लेकर चले, और कहीं कहीं पर जहाँ पर भारतेंदु के नाटकों की बात आती है, कहीं कहीं पर उसमें हल्की सी छाप, हल्की सी झलक नई रोशनी की भी दिखाई देती है। अर्थात इस दौर के जो नाटक थे वो अपनी पूर्व परंपराओं के अनुसार भी धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते थे, और कई जगह कई नाटकों में नई रोशनी का उसमें समावेश भी किया गया था। भारतेंदु युग में जो प्रमुख नाटक लिखे गए थे उनमें सीताहरण, बाबू देवकीनंदन खत्री का सीताहरण नाटक प्रमुख है। इसके बाद भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ये सब भारतेंदु के स्वयं के रचित नाटक हैं। इनमें
भारत दूरदर्शन तो बहुत प्रसिद्ध प्रहसन भी रहा है, जिसमें अंग्रेजी राज के ऊपर कटाक्ष किया गया है। तो हल्के फुल्के व्यंग चलते थे, हंसी मजाक वाले नाटक थे, इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी राज को भारतीय समाज के लिए, भारतीय परिवेश के लिए अहितकर बताने की कोशिश भी की गई थी। इसके अलावा सामाजिक विडंबनाओं पर बूढ़े मुंह से नाटक प्रसिद्ध रहा था, जिसके रचयिता राधा चरण दास जी थे। तो उस दौर की जो विषय वस्तु होती थी वो अधिकांशतः धार्मिक और सामाजिक ज़्यादा होती थी। सामाजिक विडंबनाओं पर, सामाजिक रूढ़ियों के ऊपर कटाक्ष करते हुए ये नाटक उस समय काफ़ी प्रचलित हुए। और उस दौर के प्रमुख रचनाकारों में, नाटककारों में स्वयं भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू देवकीनंदन खत्री, इस तरह के नाटककार उस दौर में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इन्होंने हिंदी रंगमंच की गाड़ी को खिसकाने का काम किया, अर्थात अब हिंदी रंगमंच अपने दृष्टिकोण से अपनी नई दिशा की ओर बढ़ने का काम शुरू हो गया। ये इस दौर की खास बात थी, भारतेंदु युग। यहाँ तक नाटकों में जो नाटकीय तत्व थे, यदि हम नाटकीय तत्वों की जहाँ बात करेंगे, हम आलोचना करेंगे, वहाँ पर उन सभी मापदंडों का यहाँ पर बहुत कड़ाई से पालन नहीं होता, क्योंकि भाषागत परिवर्तन अभी भी नहीं आ पाया था। अभी भी ब्रज भाषा का यहाँ पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। खड़ी बोली हिंदी में नाटक अभी पूरी तरह से नहीं लिखे जाते थे, और ये नाटक भी जो थे वो कहीं कहीं पद्यात्मक थे। गद्य पूरी तरह से घुला मिला नहीं था, तो ऐसे व्याकरण सम्मत भी नहीं कमी होते थे। जो आधुनिक शैली के नाटक जो लिखे जाने चाहिए थे वो भी शुरुआती चरण में था। तो आलोचनात्मक अगर बात करें तो ये नाटक अभी शिशु अवस्था में थे, उनमें उतनी परिपक्वता, प्रौढ़ता नहीं आ पाई थी। चूँकि अब ये हिंदी साहित्य के नाटकों का, हिंदी नाटकों का एक शुरुआती चरण था, इसलिए यह भारतेंदु युग के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। अगली क्लास में हम द्विवेदी युगीन नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।